सनसनी रात, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। एक बूढ़ा आदमी काली चादर ओढ़कर उस घने अंधेरे में एक हाथ में लालटेन लेकर सड़क से गुजर रहा था। वहां से आती जाती कुछ गाड़ियां भी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मानो जैसे वो आदमी सिर्फ अपनी मंजिल ढूंढ रहा हो। वो लालटेन लेकर चलते चलते जंगलों से गुजरते हुए जाने लगता है। तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। कोहरे की वजह से उसे रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाता है, उसे एक बहुत अजीब आवाज सुनाई देती है और वो अचानक से वहीं रुक जाता है। उसके रुकने पर उसके सामने से कोहरा धीरे धीरे अपने आप ही हटने लगता है, मानो जैसे किसी ने उसका रास्ता साफ कर दिया हो। वो लालटेन लेकर आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते उसे एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है, जहाँ बहुत पुरानी हवेली होती है। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे मेरा मकसद पूरा करना है। कहाँ हो तुम? अंदर चले आओ। आदमी लालटेन लेकर हवेली के दरवाजे के पास आ जाता है। इतनी सर्दी में भी उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था, मानो जैसे अब उसका सामना किसी ऐसी चीज से होने वाली हो जिसे वो हकीकत में तो क्या, सपने में भी कभी देखना ना चाहे। अचानक से हवेली का दरवाजा खुलता है और ढेर सारे चमगादड़ अंदर से बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखते वो आदमी लालटेन लेकर गर्दन झुका लेता है। जैसे ही सभी चमगादड़ वहां से चले जाते हैं, वो हवेली के अंदर आता है। हवेली के अंदर जाने के बाद हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और अचानक से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज इतनी तेज थी कि गांव तक पहुंच जाती है। उस आवाज को सुनते ही गांव के अंदर एक घर में एक औरत सोते हुए अचानक से जाग जाती है और अपने पति को भी जगाती है। उसके चेहरे पर अचानक से पसीने टपकने लगते हैं और वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई होती है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? वो उसी श्रापित हवेली से आ रही है। अरे मनहूस औरत, उस श्रापित हवेली का नाम तू अभी क्यों ले रही है? तू जानती नहीं है, उसका नाम लेना भी श्राप है, श्राप। आराम से सो जा और मुझे भी सोने दे, और दोबारा उस हवेली का नाम मत लेना। वो अपनी पत्नी को ये सब समझाकर सुला देता है। आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में जो वो आदमी इतना घबराया हुआ था? और वो आदमी कौन था जो हवेली के अंदर चला गया था और उसके बाद बस उसकी आवाज ही रह गई थी? आधी रात का समय था। आराध्या लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसका पूरा फोकस उसके लैपटॉप पर होता है। जैसे उसकी नजर घड़ी की तरफ पड़ती है, वो एक अंगड़ाई लेकर लैपटॉप को बंद कर देती है और पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। जैसे ही वो रसोई में फ्रिज का दरवाजा खोलकर पानी पी रही होती है, तभी उसके फोन पर उसके दोस्त का फोन आता है। क्या यार, तूने इतना टाइम लगा दिया? जल्दी से मुझे अब फाइल का पीडीएफ बनाकर भेज दे। अरे तो मुझे पानी तो पीने दे, बस 5 मिनट के अंदर भेजती हूँ। बात करते करते उसे अचानक से बाथरूम के अंदर से एक आवाज आती है। वो अपने दोस्त का फोन अचानक से काटती है और वहां से धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाने लगती है, मानो जैसे बाथरूम के अंदर कोई नहा रहा हो। शावर के चलने की लगातार आवाज आती रहती है। जैसे आराध्या बाथरूम का दरवाजा खोलती है, उसके अंदर पानी की एक बूंद तक टपक नहीं रही थी। तभी अचानक से पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है, जिसके चलते वो अचानक से घबरा जाती है और बड़ी बड़ी सांस लेने लगती है। ये क्या है माँ? आपने तो मुझे डरा ही दिया। आराध्या, तुम इतनी रात क्या कर रही हो? तुम्हें सोना नहीं है? कल ऑफिस भी है तुम्हारा। अपनी माँ के बोलने पर आराध्या अपने कमरे में जाती है और सबसे पहले कुणाल को फाइल सेंड करती है और सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, आराध्या बिस्तर पर होती है। उस समय वो एक भयानक सपना देख रही थी, जिसके चलते उसका शरीर बिस्तर में मचल रहा था। पूरे शरीर पर पसीना था और उसके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे थे। नहीं नहीं, मुझे मत लेकर जाओ। मुझे उस हवेली में नहीं जाना। आखिर क्यों मुझे लेकर जा रहे हो माँ? नहीं, मुझे
मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ो छोड़ो मुझे। आराध्या अचानक से इतना बोलते हुए उठ जाती है। फिर वही सपना, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? आराध्या सपने से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आखिर उसे एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा था? वह अपनी माँ को इसके बारे में बता चुकी थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा सपने को लेकर बातों को टाल देती थी। एक दिन उसे अपने ऑफिस की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें किसी भानपुर नामक गांव में पुतुलबाड़ी हवेली का जिक्र था। आराध्या को इस हवेली में जाकर कुछ शूटिंग करनी थी, जिसके चलते आराध्या बहुत खुश थी। वो जब घर लौटकर इसके बारे में अपनी माँ को बताती है, तो वो उसे वहां जाने से साफ इनकार कर देती है। भानपुर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? तुम पुतुलबाड़ी नहीं जाओगी। अभी तक आराध्या ने हवेली का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन उसकी माँ को हवेली का नाम पहले से ही पता था। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वो अपने माँ से पुतुलबाड़ी के बारे में कई बार पूछती, लेकिन उसकी माँ हर बार उसकी बात को टालने की कोशिश करती। इसी के चलते माँ बेटी में कई सारी कहासुनी हो जाती है, जिसके चलते आराध्या गुस्से में घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। आखिर क्या रिश्ता है हमारा भानपुर और ये पुतुलबाड़ी हवेली से? आप मुझे क्यों नहीं बता रही हो? अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए भानपुर गांव में चली जाऊंगी और पुतुलबाड़ी में ही रहूंगी। ये सुनते ही विशाखा अपनी बेटी के पैरों में गिर जाती है और उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन आराध्या उसकी एक नहीं सुनती। वो अपना बैग उठाकर पुतुलबाड़ी के लिए निकल पड़ती है। आखिरकार वो भानपुर गांव में पुतुलबाड़ी तक पहुंच ही जाती है। जैसे ही वो हवेली को देखती है, वो हैरान रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हवेली और कोई नहीं बल्कि वही थी जो उसे हमेशा अपने सपनों में दिखाई देती थी। ये तो वही हवेली है जो मुझे सपने में दिखाई देती है। इस हवेली के अंदर कोई मुझे सम्मोहित करने की कोशिश करता है। क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं? जैसे ही आराध्या लोहे के दरवाजे को पकड़कर खोलने के लिए आगे बढ़ती है, उसके स्पर्श से अचानक बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगते हैं। एक पल को आराध्या बहुत डर जाती है और उसकी हिम्मत हवेली के अंदर जाने की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाती है। जैसे ही वो अपना पहला कदम हवेली की तरफ बढ़ाती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। बिटिया रानी बड़ी सयानी, बिटिया रानी बड़ी सयानी। वो आवाज एक गीत की तरह आराध्या के कानों तक पहुंचती है और वो उस गीत में खो जाती है। जब वो हवेली के अंदर पहुंचती है तो चारों तरफ धूल मिट्टी मकड़ी के जाले और बहुत गंदगी दिखाई देती है। तभी हवेली के ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसके चलते आराध्या पूरी तरह कपकपा जाती है। कोई है क्या ऊपर? कोई है क्या? कोई मुझे सुन सकता है? आराध्या को कोई जवाब नहीं मिलता। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर पैर रखती हुई ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो उस कमरे तक पहुंचती है तो उस कमरे पर बहुत बड़ा ताला लगा होता है। ताले के ऊपर किसी ने एक कलावा बांधकर किसी बुरी चीज को रोक के रखा था। आराध्या उस ताले को वहां रखे एक लोहे के रॉड से तोड़ देती है। जब वो उस दरवाजे को खोलती है तो दरवाजे के खुलते ही एक काला सा धुआं बाहर आता है, जिसे देखते ही आराध्या डर जाती है। वो धुआं अचानक से आराध्या के मुंह के द्वारा शरीर में घुस जाता है। आराध्या की आंखें धीरे धीरे काली पड़ जाती है और वो आसमान में उड़ने लगती है, जिसके बाद वो आराध्या वही गीत गुनगुनाने लगती है। बिटिया रानी बड़ी सयानी, बिटिया रानी बड़ी सयानी, आजा मेरे पास, माँ पुकारे तुझे अपने पास, बिटिया रानी बड़ी सयानी। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। उस दिन के बाद से ही गांव में धीरे धीरे लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ विशाखा अपनी बेटी को ढूंढते हुए भानपुर गांव में पहुंच जाती है, लेकिन पूरे गांव में पता लगाने के बाद भी उसे उसकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। हार थक कर वो एक दुकान पर रुकती है। वो वहां बैठी हुई रो रही थी कि तभी एक बूढ़ा आदमी काली चादर ओढ़कर अचानक उसके पास आकर कहता है, गांव में 5 लोगों की जान जा चुकी है, 2 लोगों की जान जानी बाकी है। तुम्हारी बेटी ने उसे आजाद कर दिया है, अब वो अपना बदला लेगी और उसी के साथ साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। उस आदमी के इतना कहते ही वो आदमी मिट्टी में गायब हो जाता है, जैसे उस आदमी को कभी किसी ने देखा ही ना हो। उसके ऊपर सिर्फ विशाखा की ही नजर पड़ी हो, लेकिन उसके ये कहने से विशाखा ये समझ जाती है कि अब उसकी बेटी कहाँ है। विशाखा इस समय वहां से उठकर शापित हवेली पहुंच जाती है। वो शापित हवेली और कोई नहीं पुतुलबाड़ी ही थी, जिसे देखकर विशाखा घबराए हुए खुद से कहती है, जिस शापित हवेली से मैं आज तक भागती रही, उसका साया भी मैंने अपनी बेटी पर पड़ने नहीं दिया। आज मेरी बेटी शापित हवेली के अंदर कैद है। अब या तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊंगी या फिर इस शापित हवेली का शिकार बन जाऊंगी। विशाखा श्रापित हवेली के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी उसके सामने हवा में उड़ती हुई उसकी बेटी आराध्या आती है। उसकी आंखें पूरी काले रंग की होती है और वो विशाखा के ऊपर वार कर देती है। तभी आराध्या के अंदर की आत्मा बोलती है, तूने गांव वालों के साथ मिलकर मेरे मरने के बाद मुझे इस शापित हवेली में कैद किया। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब थी। 7 लोगों की बलि चढ़ा के मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती। मेरे जैसा कोई नहीं होता। वो आत्मा फुलवा की थी, जो उस हवेली के मालिक की बेटी थी। फुलवा को शुरू से वो प्यार कभी नहीं मिला था जो विशाखा को मिला था। विशाखा हवेली की मालकिन की इकलौती बेटी थी। फुलवा को जलन होती थी जब भी मालकिन विशाखा को प्यार करती थी। इसी के चलते वो अपनी ही मालकिन को अपने वश में करना चाहती थी, जिसके चलते उसने काली विद्या का सहारा लिया और गांव के 6 लोगों की बलि भी चढ़ा चुकी थी। 7वां शिकार विशाखा का भाई था। फुलवा उसकी बलि चढ़ाने जंगलों के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के पास ले गई थी। उसको ये सब करते हुए विशाखा ने देख लिया था, जिसकी वजह से उसने ये बात अपनी माँ के साथ गांव के लोगों को भी बताई थी। इसी के चलते विशाखा की माँ उसे ये सब करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती और अपनी ही बलि चढ़ा देती है। विधि पूरी न होने के कारण वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है, जो गांव के लोगों को मारने लगती है। गांव के लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से बुरी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया था। लेकिन फिर एक रात फुलवा के पिता लालटेन लेकर उस हवेली में जाकर उसे आजाद करा देते हैं, लेकिन फुलवा की आत्मा उसे भी मार देती है। छोड़ दे फुलवा, मुझे छोड़ दे। तभी विशाखा को उस तांत्रिक की बात याद आती है, जिससे वो हवेली के अंदर आने से पहले मिली थी। उसने कहा था कि अगर एक बार आत्मा शरीर में घुस जाती है तो उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए उसके सामने एक शीशा रखना होगा। बुरी आत्मा शीशे में जल्दी प्रवेश करती है। इसी का फायदा उठाकर विशाखा छुपाया हुआ शीशा उसके सामने रख देती है, जिससे फुलवा की आत्मा उसी वक्त उस शीशे में समा जाती है और आराध्या आजाद हो जाती है। अपनी बेटी को लेकर विशाखा कार में बैठती है और शापित हवेली से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में जैसे ही समंदर पड़ता है, विशाखा उस शीशे को समंदर में फेंक देती है और शहर आकर अपनी बेटी के साथ नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।